इजराइल ईरान विवाद पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, ईरान ने दिखा दिया है कि एक राष्ट्र का स्वाभिमान और साहस क्या होता है। ईरान एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है जब भी हमें कोई परेशानी हुई है। चाहे कश्मीर हो या पाकिस्तान का मुद्दा, ईरान ने भारत का साथ दिया है। हमें ईरान से सीखना चाहिए। देश ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। ईरान ने, इजराइल हो, अमेरिका हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको घुटने पे लाया है, लेकिन एक देश का और राष्ट्र का अभिमान और स्वाभिमान और हिम्मत क्या होती है, जिगर क्या होती है, ये ज़रूर ईरान ने दिखाया है। ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा भारत देश से इमोशनली जुड़ा हुआ राष्ट्र है। चाहे यूनो हो, चाहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ, जब भी हिंदुस्तान संकट में आया तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। ये भूलना नहीं चाहिए। चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान हमारे साथ रहा है। तो ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है उससे कुछ हमको सीखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन अमेरिका को नहीं डरा, ट्रंप को नहीं डरा, इजराइल को नहीं डरा, यूरोपियन राष्ट्र को नहीं डरा, किसी को नहीं डरा और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा, लड़ेगा और जीतेगा। ये आज का उनकी स्थिति है। तो ऐसे देशों के साथ हम भी इमोशनली, हमारा देश भी हमेशा जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली लेनी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए ना। जब पाकिस्तान के साथ हमारे आर्मी लड़ रही थी और जीतने के कगार पर थी, जैसे हम टीवी पे देख रहे थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब चल रहा था जीतने के बाद, तो पीछे क्यों हटे? तो ईरान के नेताओं का जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा, पहली भाषा मराठी है। मराठी यहाँ की स्थानीय भाषा है। दूसरी अंग्रेजी है क्योंकि हम गुलाम हैं, हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। तीसरी भाषा हिंदी है। केंद्र सरकार सारा काम हिंदी में करती है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे हम बोल सकें। जब सरकार ने जीआर निकाल दिया कि 3 लैंग्वेज लाजिम है, तो पहले मराठी हो गई, मराठी यहाँ की भाषा है, फिर इंग्लिश हो गई। इंग्लिश, आज हमारे लोग तो गुलाम है ना, अंग्रेजी के पीछे भागते जा रहे हैं। चलो अंग्रेजी हो गई, अब तीसरी भाषा कौन सी हो सकती है? मैं बार बार कह रहा हूँ एक बार कि तीसरी भाषा देश में और कौन सी है? क्या गुजराती लाएंगे यहाँ पे? तीसरी भाषा हिंदी है। और मैंने 50 बार कहा हूँ कि पार्लियामेंट में कमेटी एक है जो हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं सिर्फ राजनीति करें, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। मराठी तो है ना, कौन नहीं कह रहा मराठी तो चल ही रही है। लेकिन इस पे लगातार विवाद कर रही है सब। उनका कहना है कि हिंदी इंडस्ट्री है यहाँ पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हिंदी की जरूरत नहीं है। क्या गुजरात में हिंदी कंपलसरी की जाएगी इस तरह का? पूरे ऐसा है कि हिंदी तो पूरे देश में कंपलसरी है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कामकाज हिंदी में करने के लिए कमेटी बनी हुई है। कमेटी पूरे देश में जाती है और हिंदी को आगे बढ़ाती है। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करना चाहिए। 100% करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बोल सकें। मैं चला जाऊं अभी आसाम में, तो मुझे आसामी आती नहीं, तो मैं क्या आसामी सीखूं बैठ के वहां पर? एक लैंग्वेज होना चाहिए देश में जो पूरे देश में चले। श्री नारायण गुरुदेव और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज ये सभा देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना की साक्षी बन रही है। एक ऐसी घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य और स्वतंत्र भारत के सपने को भी कुछ अर्थ दिया। 100 साल पहले नारायण गुरु और महात्मा गांधी की मुलाकात ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि
स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ठोस मायने दिए। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि शांति स्थापित हुई है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, अन्यथा इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता। इजराइल ने परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इजराइल से संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें। ने किया, उसके बाद में सही में अमन शांति प्रस्तापित हुई कि नहीं वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप ही खबरें दे रहे हो। एक तरफ ये खबर आई है, ईरान ने मान्यता भी दी है, ये भी सुना, लेकिन हमले भी बताए दोबारा, तो पता नहीं चल रहे हमले हो रहे कि अभी भी शुरू है कि बंद हुए। अगर हुआ होगा तो स्वागत करता हूँ। हमारे मराठी में कहावत है, किसी भी मुर्गे की बांग से क्यों न हो, सूरज अगर निकल आए ना तो उससे अच्छी बात नहीं होती। सूरज निकल आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व को इसका असर होता है इसका। क्योंकि ऑयल पे अगर हमला होता है, न्यूक्लियर पे अगर हमला होता है, वो ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात आती है, वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने तो टीटी पे साइन की हुई है कि जो भी जाके उसकी परीक्षा कर सकता है, देख सकता है वहाँ सही में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे हैं क्या, न्यूक्लियर अस्त्र। लेकिन इसराइल का क्या, इसराइल तो टीटी पे साइन नहीं किया हुआ है, तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल इसराइल करती है या नहीं करती है उसकी तो सिग्नेचर भी नहीं है उसके ऊपर। तो मेरी ट्रम्प से भी एक अभी दरखास्त है कि इसराइल को कहो वो भी टीटी पे साइन करे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्र से लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद हुए कहा, 1975 में आपातकाल लगा था, मुझे भी जेल जाना पड़ा, मैं लंबे समय तक जेल में रहा। इस बीच मेरी मां का निधन हो गया, मुझे पैरोल नहीं मिली, कई लोग जेल गए, लेकिन आज लोकतंत्र सेनानी बहुत कम है। अगर किसी ने उन्हें सम्मान दिया है तो वो सिर्फ मुलायम सिंह, अखिलेश यादव हैं। मुझे भी 20,000 रुपए पेंशन मिलती है। मैं केंद्र से मांग करता हूं कि कम से कम 50,000 रुपए पेंशन दी जाए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी जैसा सम्मान मिलना चाहिए। घोषणा 25 जून 75 हुई। मुझे भी आपातकाल में जेल में रहना पड़ा, फैजाबाद की जेल और लखनऊ की जेल में मुझे काफी दिन तक रहना पड़ा। जेल की यातना के समय मेरी मां का निधन भी हो गया। मेरी मां की लाश 4 दिन तक पड़ी रही, इंतजारी में कि मुझे छोड़ा जाए, मां का हम दर्शन कर पाए। लेकिन उस समय चन्ना रेड्डी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पैरोल पर मुझे मां की आखिरी दर्शन करने के लिए नहीं छोड़ा। तो ये है कि जून को और पूरा देश कैद खाना हो गया था। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उसमें माननीय चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी जी और सारे देश के कांग्रेस के छोड़कर सारे नेता जो है ये, और देश एक तरह से कैद खाना हो गया था। लेकिन आज मैं मांग करता हूँ कि हमारे देश में ये लोकतंत्र सेनानी बहुत कम बने, बहुत कम बचे हैं। अगर लोकतंत्र सेनानियों को उत्तर प्रदेश में किसी ने सम्मान दिया है तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है, माननीय अखिलेश जी ने किया है, और
लोकतंत्र सेनानी को पेंशन दिया है। हम भी लोकतंत्र सेनानी हैं, हमको भी 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम कल घोषणा करें कि कम से कम 50,000 रुपये लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन सम्मान निधि दिया जाए और उनका सम्मान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किया जाए और हर तरह से उनको सम्मान किया जाए। मैं मांग करता हूँ। दिल्ली केसीआर पार्क में पीडब्ल्यूडी के कार्यों का निरीक्षण करते पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, आज हम दिल्ली में गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। आज हम रिकॉर्ड समय में 3,400 गड्ढे भर रहे हैं। मानसून कभी भी आ सकता है और उसके आने से पहले हम दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी और अच्छी सड़कें मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में लोग और भी बेहतर होते देखेंगे। आज हम रिकॉर्ड टाइम में एक ही दिन में 3400 गड्ढे भर रहे हैं, मगर साथ ही दिल्ली में नई सड़कें भी बन रही हैं। जो पुरानी सड़कें बनी थी, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी थी, वहाँ पर गड्ढे हो गए। वो सारे गड्ढों का भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी कभी भी मानसून आ सकता है और मानसून से पहले दिल्ली के लोगों को जो हमारा कमिटमेंट है एक अच्छी रोड देने के लिए, साफ रोड देने के लिए, उसको पूरा कर रहे हैं। और ये केवल शुरुआत है। दिल्ली को जो है आने वाले 50 साल के लिए अच्छी दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली में डीसिल्टिंग चल रही है। मानसून के लिए जो सारे वाटर लॉगिंग पॉइंट्स है उनके ऊपर हमने काम किया है, गड्ढे भरने का काम किया है, अच्छी सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी और 4 महीने से ये सारे काम चल रहे हैं और आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को काफ़ी सुधार दिखाई देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कहते हैं, भारत हमेशा से शांति, सद्भाव और युद्ध के खिलाफ रहा है। हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी घोषणा किसने की है? अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, अंतर्राष्ट्रीय कानून यूएन चार्टर का उल्लंघन किया और हमारे पीएम उस देश से बात कर रहे हैं जिस पर हमला हुआ है, वे अमेरिका से बात नहीं कर रहे हैं। ईरान ने अभी तक युद्ध विराम को स्वीकार नहीं किया है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन न्याय शांति से बड़ा है। हम न्याय चाहते हैं। भारत हमेशा से शांति, अमन और युद्ध विरोधी रहा है, तो कहीं सीज फायर हम उसका स्वागत करते हैं। पर सीज फायर का ऐलान कौन कर रहा है? ट्रम्प साहब कई हजार किलोमीटर दूर B-2 दुनिया का अनोखा बॉम्बर लेके आए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, यूएनओ का कोड इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं और ईरान में बम बरसा रहे हैं। इजराइल इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लॉ और यूएनओ का जो चार्टर, और हमारे प्रधानमंत्री जी बात किससे कर रहे हैं? जिस पर दोनों ने हमला किया। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो बात करें, अमेरिका से कहें कि आपने गलत किया। इजराइल जिसके साथ भाजपा की मित्रता है, देश की नहीं, उससे बात नहीं कर रहे, बात ईरान से कर रहे। कुल मिला के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐलान तो हो गया है, ट्रंप ने कर दिया है, लेकिन शायद भारत और पाकिस्तान में जिस तरह दोनों प्रधानमंत्रियों ने उसको मान लिया था, अभी तक तो ईरान ने नहीं माना। हम शांति के पक्षधर हैं, पर शांति से बड़ा होता है न्याय, न्याय के पक्षधर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में भी ऐसा ही किया जा रहा है। उन पर केस डालकर कार्यकर्ताओं का मनोबल करने की एक नाकाम कोशिश की जाती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से मुकाबला करेगी और समय हमेशा ऐसा नहीं रहता है। आज जो प्रशासन का दुरुपयोग कर पुलिस का, एजेंसीज का इस्तेमाल कर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, चिन्हित कर चेतावनियां देकर, धमकियां, लालच देने के बाद जब कोई और चारा बचता नहीं है, तब आप उनका चरित्र हनन करने के लिए उन पर केस डालकर उनको आप परेशान करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को आप जब्त करना चाहते हैं,
इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और ये सीखा कहां से इन लोगों ने? ये नई दिल्ली से सीखा है। केंद्र की सरकार ने 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सील करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे खाते खोले गए। विपक्ष को दबाना, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाना, सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर लेना, ये जो सीख मिली है दिल्ली से, उसको पूरी तरह से यहाँ रायपुर की सरकार के लोग, सरकार यहाँ के भाजपा के, इसको लागू करने में लगे हुए हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।